Good morning students, this is Rubilina Banerjee back again yet with another video for class 7, student of class 7. We were studying chapter first in history, that is changes through 1000 years. We were studying about the changes from 700 से लेके 1750 तक के लिए we were studying the changes that has happened in India. Today's topic is sources of history. भाई हिस्ट्री के सोर्सेस, स्रोत क्या क्या हैं. तो जो हिस्टोरियंस हैं, हम जो किताबें इतनी सारी हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, हम जिन राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस पूरे हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग इतने टाइम तक बात की, तो ये हिस्ट्री हम कैसे पढ़ रहे हैं. हमने तो किताब में पढ़ी, किताब के पब्लिशर्स हैं, उन्होंने क्या किया होगा, हिस्ट्री की पुरानी किताबों को छाना होगा. तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्हें हिस्ट्री का पता कैसे चलता है, वो कहाँ से वो हिस्ट्री को खोज कर लेकर आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि स्रोत हिस्ट्री के कहाँ से उनको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो हिस्ट्री के सोर्सेस मेजरली दो होते हैं. एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस का मतलब किताबें, पुराण, वेद, रिकॉर्ड्स जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा किताबों में लिखवा कर रखते थे. जब हम किसी के लिखे हुए रिकॉर्ड से अपने इतिहास को जानते हैं, अपने इतिहास को पहचानते हैं कि भाई हमारे पुराने ज़माने में ये चलता था, तो उसको लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं. लिटरेचर, लिखी हुई चीज़ों से जानना कि इतिहास में क्या क्या होता था. दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, खोज कर निकालना. आर्कियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स. पुरानी चीज़ों को खोद कर जब हम निकालते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि पुराने किलों में, नॉट नेसेसरी कि खोद के निकाल रहे हो, पुराने किलों के मकबरों की अगर हम स्टडी करते हैं, या पुराने लोगों के कपड़ों के पहनने के तरीके के बारे में हम लोग उसके पे स्टडी करते हैं, पुराने लोग जिस तरीके से वेपन्स, औजार बनाते थे, उसको निकाल के अगर हम स्टडी करते हैं, तो किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करके देखना कि भाई हमारे इतिहास कैसा था, तो उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं. कि हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. भाई किस तरीके से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, एक तो भाई पढ़ के पुरानी किताबों को, दूसरा पुरानी चीज़ों को देखकर. इसके अंदर भी लिटरेरी सोर्सेस के अंदर भी आता है आपका इंडियन और ओवरसीज. लिटरेरी सोर्सेस भी आ जाता है इंडियन लिटरेचर. भारत की रामायण महाभारत लिखी हुई है, भारत की लिटरेचर, भारत में लिखी गई लिटरेचर, भारत के राजाओं के बारे में, अकबर के बारे में लिखा गया था अकबरनामा. बाबर के बारे में लिखी हुई किताब को बाबरनामा के नाम से जाना जाता है. अशोका ने अपनी पूरी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई है, किताब लिखवाई है पूरी तरीके से. तो जब इंडिया में के राजाओं के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री भारत के ही लोग जब अपने इतिहास को लिखवाते थे, तो उसे इंडियन लिटरेचर कहते थे. और दूसरा होता है आपका फॉरेन लिटरेचर. जब बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति भारत का लिटरेचर लिखे, जब भारत के बाहर का आया हुआ कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आकर इंडिया के बारे में लिखे, इंडियन तो हो गया, इंडिया के लोग ही लिख रहे हैं लिटरेचर, अपने बारे में बता रहे हैं, अपने पूरे इतिहास को बता रहे हैं कि उनके ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें थी, उसको आज हम पढ़ रहे, तो वो हमारे लिए इतिहास हो गया. तो फॉरेन से आए हुए जो लोग जो भारत के बारे में लिखते थे, भारत के कल्चर के बारे में लिखते थे, भारत की सभ्यता के बारे में लिखते थे, वो जब हम आज पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो लिटरेचर हो गया. लेकिन कौन सा? फॉरेन लिटरेचर, क्योंकि फॉरेन से आए हुए लोगों ने इनको लिखा. एग्जाम्पल जैसे इब्न बतूता मोरक्को से आए थे भारत में, उन्होंने भारत के बारे में लिखा था. अगर डोमेनिको पीस के बारे में देखें तो उन्होंने पोर्चुगल से आके भारत के बारे में लिखा था. निकोलो कॉन्टी जो इटली से आके उन्होंने लिखा था. मार्को पोलो जो वेनिस से आए थे और उन्होंने भारत के बारे में लिखा था. तो फॉरेन लिटरेचर हो गया, बाहर से आए लेकिन इंडिया के बारे में लिखा, तो वो हो गया फॉरेन लिटरेचर. तीसरा होता है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या है? तो भाई एक स्टाइल्ड राइटिंग,
एक तरह की सुंदर राइटिंग जो होती है डेकोरेशन वाली, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। कोई फोटो बना हुआ है, मोर का फोटो बना हुआ है, या किसी दीवार में किसी सुंदर मूर्ति, किसी औरत का फोटो बना हुआ है। अगर आप अजंता और एलोरा के केव्स में जाएंगे, अजंता और एलोरा की गुफाओं के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनी हुई है, अलग अलग सुंदर सुंदर स्टाइल्ड राइटिंग, किसी का चित्र बना हुआ है, मोर का चित्र, औरतों और मर्दों का चित्र बना हुआ है, राजाओं का चित्र बना हुआ है, जानवरों का चित्र बना हुआ है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। उससे भी हम पुराने ज़माने के लोगों के बारे में बहुत चीज़ें जान सकते हैं कि वो लोग किस चीज़ों को मानते थे। अगर किसी देवता को पूजते हुए अगर कोई ड्राइंग बनी हुई है, इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि वो लोग किस देवता को पूजते थे। तो ये हो गया हमारी कैलीग्राफी। उसके अलावा होता है ट्रांसलेशंस। मैं उसको नीचे लेके आ जाती हूँ। ट्रांसलेशंस, पुराना ज़माने में भाई अलग अलग तरह की किताबें होती थी, उसको भी ट्रांसलेट करके जब हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। बहुत अलग अलग लैंग्वेज में किताबें लिखी जाती थी। उस समय पर्शियन लैंग्वेज होती थी, उस समय संस्कृत लैंग्वेज होती थी, उस समय परिष्कृत लैंग्वेज होती थी। तो इन सारे लैंग्वेज को जब हम ट्रांसलेट करके आज पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक पुराने ज़माने का इतिहास हो जाता है। उसके बाद आता है रिलीजियस लिटरेचर। धार्मिक किताबें यानी कि धार्मिक जो भगवान को मानते हैं, जो जैसे रामायण महाभारत है या गीता है, ये हो गई हमारे रिलीजियस। कुरान है, रिलीजियस लिटरेचर है। कुरान पूरी हिस्ट्री बताता है मुस्लिम्स की। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब कहे, जिसमें सिख का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ, सिखों का किस तरीके से सब कुछ किया हुआ, तो वो हो गई उनकी हिस्ट्री। तो धार्मिक किताबें भी लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आती, क्योंकि हम उसको पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद तो रीजनल लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज की किताबों को पढ़ के भी हम उसके इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में लिखी हुई किताबों में अलग लिखा है, बंगाली में लिखी हुई लैंग्वेज में अलग हिस्ट्री कही जाती है, गुजराती की अलग हिस्ट्री होगी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमी, कश्मीरी, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेज की किताबें जो होती हैं वो अलग अलग इतिहास को दर्शाती है। तो हम अलग अलग लैंग्वेज की किताबों को पढ़ के भी उसके हिस्ट्री को जो है वो जान सकते हैं। और लास्ट है आपका आर्चीवल रिकॉर्ड्स। इसको हम नीचे आ जाते हैं। आर्चीवल रिकॉर्ड्स, आर्चीवल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो रिकॉर्ड रखते थे कि भाई क्या ट्रीटी, दो राजाओं के बीच में क्या ट्रीटी साइन हुआ, क्या किस तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ, किस एग्रीमेंट हुआ, कौन कौन से राजा ने क्या क्या कोर्ट में कौन कौन से नए नियम बनाए, तो उन सब के बारे में एक रिकॉर्ड रखा जाता था, एक पन्नों पे लिखा जाता कि आज राजा ने ये लिखा, आज राजा ने ऐसा लिख किया, आज राजा ने उस देश के राजा के साथ में ट्रीटी साइन करी, तो उसके बारे में भी एक रिकॉर्ड रखा जाता था। तो उस रिकॉर्ड से अगर हम आज उनको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सोर्स कहलाता है। उसको हम आर्चीवल रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। एक बार क्विक हम लोग देख लेते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जब हम किसी पुरातन किताबों को पढ़ के उसके इतिहास के बारे में जाने तो उसको लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। जैसे इंडियन लिटरेचर, भारत में लिखी गई लिटरेचर, फॉरेन लिटरेचर, भारत के बाहर से आए हुए लोगों ने जो भारत का इतिहास लिखा, कैलीग्राफी, ड्राइंग्स, सुंदर अलग अलग पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, मतलब सुंदर अलग अलग राइटिंग्स, स्टाइल डिज़ाइन में लिखी हुई, उसके बारे उससे भी हम लोग भारत के इतिहास को जान सकते हैं। ट्रांसलेशन, अलग की संस्कृत में लिखी हुई किताब को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या ट्रांसलेटेड जो किताबें होती हैं वो भी एक सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक किताबें, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान। रिलीजन लैंग्वेज, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई किताब भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का सोर्स हो सकता है। और आर्चीवल रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट यानी कि राजा महाराजाओं ने अपने सारे जो रिकॉर्ड्स रखे थे, कौन सा राजा
क्या नियम कानून बना रहा है, क्या ट्रीटी साइन कर रहा है, क्या कर रहा है, कितने राज्यों के साथ में उसने हमला किया, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड्स में मेंटेन होती थी, तो वो भी एक लिटरेरी सोर्सेज मानी जा सकती है। दूसरा हमारा एक होता है ओरल ट्रेडिशन, एक लास्ट है आपका ओरल ट्रेडिशन। आपने भी दादी नानी की कहानी सुनी होगी कि भाई ये राजा था, उसने ऐसा किया, स्टोरीज, इस राजा ने इसको ऐसा किया। पुराने ज़माने में वो डायनासोर्स होते थे, ड्रैगन्स होते थे, पुराने जो ओरल माइथोलॉजी, भाई ऐसा किया जाता था, शिव के ये था, शिव जी के 3 आँखें थी। ये जो पुरानी स्टोरीज आप अपनी दादी नानियों से सुनते हैं, ओरल मुँह ज़बानी, ऐसी चीज़ें शायद कहीं लिखी हुई आपको ना मिले कि भाई उन्होंने ऐसा किया, उनकी 3 आँखें खुल जाती थी, और उस तरीके से ऐसी कहानियाँ जो आप दादी नानी से सुनते हैं पुराने ज़माने की, उनको ओरल ट्रेडिशन भी कहा जाता है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री की मान्यता, मतलब दादी उस समय ये मानती थी तो वो हमारे इतिहास है, हिस्ट्री है, तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आती है। उसके बाद आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम इंसान के पास्ट को उसकी बची हुई चीज़ों से, रिमेन्स से, बची हुई चीज़ों से हम लोग पता, जैसे बचे हुए कॉइन्स, सिक्के, पुराने ज़माने के राजा के इस्तेमाल किए हुए सिक्के, मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स, उनके वेपन्स, किस तरह के हथियार वो इस्तेमाल करते थे, उनके सोल्जर्स के कपड़ों से, उनके टॉयज़, खिलौनों से पता चलता था, ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी औरतें पहनती थी उससे पता चलता था कि औरतें किस तरह के कपड़े उस ज़माने में पहना करती थी। तो जब हम इंसानों के रिमेन्स, बची हुई चीज़ों की स्टडी करके हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर सबसे पहला है आपका मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट, मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, मामलेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो, ये सांची स्तूपा, ये सारी, चार मीनार, लोटस टेम्पल, ये ऐसे बिल्डिंग्स हो गई जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं ने बनाई थी, और उन्होंने जिस तरीके से उसको बनाया वो आज की डेट में हमारे लिए इतिहास है। अगर हम ताजमहल के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे कि ताजमहल मुग़लों के ज़माने का शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ एक पैलेस है, महल है, जिसको राजा ने क्यों बनाया, कितने लोगों ने वहाँ पे काम किया, कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ये पूरी पढ़ाई हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इतिहास है। तो हम जब किसी मॉन्यूमेंट से, किसी बिल्डिंग को देखते हुए उसके इतिहास के बारे में पता करते हैं तो वो हो जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा है हमारा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। दूसरा है हमारा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, पेंटिंग का तो आप जानते हैं, मैं इधर का रब कर रही हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्कल्पचर्स होते हैं मूर्ति, पुराने ज़माने की मूर्तियों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की मूर्तियाँ होती थी और किस तरह का वो लोग मानते थे, मान्यता होती थी। आज जो हमारे लिए भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, जैसे कि हमें पता है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, हमें पता है कि शिव कैसे दिखते हैं, हमें पता है कि दुर्गा कैसे दिखती है, हम कैसे पता चलता है वो ये भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि पुराने ज़माने में उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी, उनके पोस्टर्स बनाए गए थे, उनकी पेंटिंग्स बनाई गई थी, तब से हमें यह पता चलता है कि शिव जी ऐसे दिखते हैं, या उनके जो जीसस क्राइस्ट हैं जो क्रिश्चियंस के, वो इस तरीके से दिखते हैं, उनको इस तरीके से क्रिमेट किया था। ये सारी चीज़ें तब हमें पता चलता है, जो पुराने ज़माने में जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बनी हुए हैं, उससे हमें इतिहास के बारे में जो है वो काफ़ी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही चल रहा है। पत्थरों के ऊपर या मेटल के ऊपर, तांबे के ऊपर या सूखे पत्तों के ऊपर खुरेद कर जब हम लिखते थे, वुड के ऊपर, वुड यानी कि लकड़ी के ऊपर, पुराने ज़माने में जब पेपर नहीं होता था तब उसको खोद के जो लिखते थे उसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। अजंता एंड इलोरा केव के अंदर अगर आप जाइए
जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे दीवारें भरी हुई है इंस्क्रिप्शन से। लोगों ने अपने विचार, अपनी चीज़ों को लिखा है पेंटिंग के ज़रिए भी और वर्ड्स के ज़रिए भी उन्होंने लैंग्वेज में लिखी है। आपने अशोक का पिलर देखा होगा, अशोक का पिलर देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उसको गूगल करिए। अशोक जो बुद्धिस्ट धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म मानते थे, उन्होंने अपने धर्म के जितने भी विचार हैं वो उन्होंने अशोक का पिलर, उस पिलर के अंदर, उस पत्थर के अंदर इंस्क्रिप्ट करके खोद कर लिखवाए हुए हैं। तो इंस्क्रिप्शंस भी आज हमारे अगर हाथ लगते हैं तो वो भी हिस्ट्री को जानने का, हमारे पूर्वजों के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद में आता है कॉइन्स। कॉइन्स, सिक्के। अलग अलग राज्य में अलग अलग सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। जो जितने राजा होते थे उन राजाओं के अपने अलग तरीके के सिक्के होते थे। वो राजा अपने सिक्कों में उस तरीके के जो सिक्कों को में आगे जो छपवाते हैं वो अलग तरीके से छपाया करते थे। मान लो मौर्य राजा के हाथ में वीणा होती थी, वीणा बजाते हुए वो मौर्य राजा, या तलवार चलाते हुए राजपूत राजाओं के सिक्के होते थे। उन सिक्कों को देख के ही पता चल जाता था कि ये सिक्के कौन से राजा के राज्य में चलने वाले सिक्के हैं। आज भी वो सिक्के जब खुदाई में हम लोगों को मिले हैं, हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को जब वो सिक्के मिले हैं तो उन सिक्कों को देखकर ही उनको पता चल गया था कि वो सिक्के कौन से राजा के द्वारा बनाए गए हैं। सिक्के पुराने ज़माने में 3 तरह के होते थे, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। तीनों की वैल्यू अलग अलग होती थी। तांबे के सिक्के की वैल्यू सबसे कम होती थी, चांदी के सिक्कों की वैल्यू तांबे से ज़्यादा होती थी और सोने के सिक्के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती थी। तो सिक्कों से भी हम जो है वो पता चल सकता है हमें कि कौन से ज़माने की हिस्ट्री, इतिहास क्या थी। अच्छा, सिक्कों की स्टडी को, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों की पढ़ाई को, सिक्कों के बारे में स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। किसी चीज़ों, पुराने ज़माने की चीज़ों के ज़रिए हम किस तरीके से इतिहास को पढ़ सकते हैं। उसमें मॉन्यूमेंट्स आ गए, बिल्डिंग्स आ गई, जो उसके बाद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स आ गई। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, पुराने ज़माने की मूर्ति और उसकी पेंटिंग्स के ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में भाई भगवान मानते थे तो किस तरीके से मानते थे और उसका रूप कैसा होता था। इंस्क्रिप्शन, खोद कर लिखना पत्थरों के अंदर और तांबे में और वुड में, लकड़ी में लिखना। कॉइन, सिक्के और सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं हम न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों की पढ़ाई कि भाई कौन सा सिक्का कौन से समय का है, कौन से एरा का है, कौन से राजा का है, उसकी स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। उससे भी हम हमारे इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। लास्ट है यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज। भाई इतने सारे सोर्सेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमारे इतिहास को जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री को अगर हमें जानना है। आ जाओ, हम ये जो हिस्ट्री की जो बुक पढ़ रहे हैं हम लोग NCERT की, तो ये किसके बेसिस पे लिखी हुई है? इन सोर्सेस की बेसिस पे लिखी हुई है। इन सोर्सेस से, इन स्रोतों से हमें पता चला है कि इतिहासकार हमारे इतिहास के बारे में कितना जानते हैं। ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज हमारा क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने सोर्सेज हैं? आपको ये क्वेश्चन लिखना है। पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अलग लिखने हैं और लिटरेरी सोर्सेज अलग लिखने हैं। और वीडियो को देखने के बाद आपको लिखना है आई हैव सीन द वीडियो। और आप याद रखिए, हमें पता चल जाता है कि आप वीडियो कितने मिनट तक देख रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट तक देखने के बाद ही आपने हैव सीन द वीडियो नीचे लिख दिया, लेकिन आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि 1 मिनट 2 मिनट आपने कितने मिनट का, किस बच्चे ने कितने मिनट का वीडियो देखा है, वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अपना होमवर्क करिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। आपको वीडियो लाइक करना है और वीडियो पर कमेंट करना है आई हैव सीन द वीडियो। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आपके पास वापस आऊँगी। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।